गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टीकेडी एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हमारा आज का जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है शायद। तो इससे पहले मैं 15 हो गए हैं प्रैक्टिस सेट। अभी देखो एग्ज़ाम की डेट भी आपकी डिक्लेयर नहीं हुई है और आरपीएफ के फॉर्म तो जस्ट अभी फॉर्म भर के ही हटे हैं और ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। तो सोचो अगर आपकी तैयारी आज इतनी है तो सोचो जब आपकी जो ग्रुप डी की वैकेंसी आ जाएगी या मान लीजिए आरपीएफ का एग्ज़ाम होगा तो आरपीएफ का एग्ज़ाम जो होगा आपका होगा फरवरी के समथिंग होगा, यानी कि फरवरी 2025, यानी कि जनवरी से पहले नहीं है। क्योंकि दिसंबर और क्या बोलते हैं नवंबर में समथिंग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद ही कहीं जाके हमारा आरपीएफ का एग्ज़ाम होगा। तो एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, जिन लोगों ने अभी फॉर्म भरा है अपना आरपीएफ का और ग्रुप डी का भरने की सोच रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे, ग्रुप डी में जो वैकेंसी ग्रुप डी में साइंस आती है 25 नंबर की और आरपीएफ में आएगी आपकी साइंस आएगी 25+ नंबर की। और जो टेक्नीशियन वालों का भरा है किसी ने तो उसमें आती है साइंस 40 नंबर की। बात समझ आ रही है? तो ग्रुप डी वाले में 25 नंबर की साइंस, आरपीएफ वाले में 25+ की साइंस और टेक्नीशियन वाले में आएगी पूरी की पूरी 40 नंबर की साइंस और एक ही पेपर होगा। तो मैं फाइनली कहना यही चाहता हूं कि आपके लिए साथियों, आपके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है और साइंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है हम स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन को करने का शुरू करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन दे रखा है कि फोटोग्राफी में निम्नलिखित में किसका प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा आपकी कुछ लोगों ने क्या है कि सिलेक्शन भी ले लेते हैं और जॉब भी लग जाती है और शादी भी हो जाती है और फोटो भी खिंच जाते हैं, लेकिन यही नहीं पता लग पाता है कि फोटोग्राफी में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। और ये विज्ञान की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रेलवे को टारगेट कर रहे हो तो ये क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझो मेरी बात को। सिल्वर सल्फाइड का प्रयोग करते हैं क्या, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं क्या, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं क्या, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। चारों के चारों ऐसे नाम हैं जो एग्जाम में हूबहू देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन इनके प्रयोग अलग अलग हैं। आंसर दो मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर आप तैयारी कर रहे हो रियलिटी में तो इसका आंसर दो, तभी मैं इनके आंसर बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। फोटोग्राफी में हम करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका भाई? सिल्वर ब्रोमाइड का। तो सिल्वर ब्रोमाइड का हम प्रयोग करते हैं, ध्यान देंगे। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है AgBr। क्या होता है? AgBr। और सिल्वर सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? Ag2S। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड, Agi। अब आपके सामने थोड़ा सा कुछ खुल रहा होगा, इसको बोलते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। अब बात समझने की थोड़ी सी कोशिश करना, इसका जो हम प्रयोग करते हैं सिल्वर सल्फाइड का, जब आपने देखा होगा चांदी पर जंग आ जाती है काले कलर की, तो चांदी पर जो जंग आती है वो सिल्वर सल्फाइड के कारण आती है। किसके कारण? सिल्वर सल्फाइड के कारण। तो लिखेंगे चांदी पर काली जंग या काली परत किसके कारण आती है? ध्यान रखेंगे सिल्वर सल्फाइड के कारण। लेकिन अगर बात हम करें कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जब भी आपको कृत्रिम वर्षा कराते हैं, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो बारिश स्टार्ट होने का कारण क्या होता है? इधर से हीरो आ रहा होता है और इधर से हीरोइन आ रही होती है और तुरंत एकदम बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पे क्या बादल आते हैं? कहीं बादल नहीं, कुछ नहीं, मौसम नहीं, बारिश आ गई अचानक। तो ऐसा कैसे होता है? तो वहाँ पे हम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं और उसका हम प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा कराने में। किसमें भाई? कृत्रिम वर्षा कराने में। एक वर्षा तो वो होती है जो भगवान करते हैं, प्राकृतिक होती है, हमारे और आपके हाथ में नहीं है, मौसम पर डिपेंड करती है। और एक वर्षा होती है हमारी ये कृत्रिम वर्षा, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। एक होता है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड, इसका प्रयोग हम करते हैं फोटोग्राफी में। किसमें भाई? फोटोग्राफी में। ये बात ध्यान रखेंगे। फोटोग्राफी में भी हम दो चीज़ों का और प्रयोग करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा हाइपो। क्या है भाई? हाइपो। इसको हम बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट
इसका नाम याद रखेंगे, सोडियम थायोसल्फेट, या इसे हम हाइपो बोल देते हैं। और दूसरा है ऑक्जेलिक अम्ल, बहुत अच्छे से नाम सुना होगा, पथरियों में जो पथरी जो बनती है ऑक्जेलिक अम्ल की बनती है। तो इसी ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग हम किस में करते हैं? फोटोग्राफी में। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग हम किस में करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं हम फोटोग्राफी में। एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिल्वर नाइट्रेट, इसका प्रयोग करते हैं हम मतदान स्याही में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतदान स्याही में। जब आप वोट डालने जाते हो तो आपके ऊपर इंक, फिंगर पे एक इंक लगा दी जाती है कि भाई आपने मतदान दे दिया है, आप दोबारा वोट डालने नहीं आओगे। देखो अभी मेरी भी मिट्टी नहीं लगी हुई है। तो मतदान स्याही में हम किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का हम प्रयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे। सिल्वर नाइट्रेट का हम प्रयोग किस में करते हैं? मतदान स्याही में। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे प्लस दर्पणों के पॉलिश में, जो दर्पण आपने देखे ना मिरर, दर्पणों के पॉलिश में, ठीक है, तो मिरर पॉलिश में लिखेंगे, दर्पण पॉलिश में, दर्पण पॉलिश में। ये सारे के सारे फैक्ट जो मैंने बताए हैं ना, इन्हें एक कॉपी में नोट कर लेना। रियलिटी में अगर चाहते हो कि हम रेलवे एग्जाम को टारगेट करें तो ये जितने भी मैं फैक्ट बता रहा हूं ना, सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो मतदान स्याही में और दर्पण पॉलिश में। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, इसको हम बोलते हैं लूनर कास्टिक। क्या बोलते हैं भाई? लूनर कास्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम पूछा जाता है लूनर कास्टिक, ठीक है, कास्टिक, लूनर कास्टिंग। इसको जो है ना रंगीन बोतलों में रखा जाता है। कैसी भाई? रंगीन बोतलों में रखा जाता है। बोतलों में किसको भाई? सिल्वर नाइट्रेट बोल दो या लूनर कास्टिक बोल दो। बोतलों में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? अपघटित हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में कैसा हो जाता है? ये अपघटित हो जाता है। इसलिए सिल्वर नाइट्रेट को या लूनर कास्टिक को, जिसको हम मतदान स्याही में प्रयोग करते हैं, दर्पणों के पॉलिश में करते हैं, इसको हम किस में रखते हैं? रंगीन बोतलों में रखते हैं, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में क्या है? अपघटित होने लगता है, नहीं कम होने लगता है धीरे धीरे। तभी तो देखो हमारी क्या होती है, ये हाथों पर जो इंक लगा दी जाती है कि आपने वोट डाल दिया, ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्या होती है? चली जाती है। स्टार्टिंग में आप इसको जानने की कोशिश करोगे नहीं जाएगी, लेकिन धीरे धीरे क्या चली जाएगी ये। तो इसीलिए हम कहते हैं इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बात, मेरी बात कान खोल के सुन लेना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप, क्योंकि अगर आप रेलवे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो ना, तो गारंटी से कह रहा हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। क्योंकि मैं डेली ही प्रैक्टिस सेट लाता हूं 8 बजे, डेली लाता हूं। कोई दिन अगर मिस हो जाता है तो मैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें किसी एक टॉपिक पे वीडियो लाता हूं, या मेरी थ्योरी की वीडियो आती है, लेकिन प्रैक्टिस सेट डेली 8 बजे ही मिलता है आपको। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, देखेंगे सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? सफेद सोना, ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। जूट को क्या बोलते हैं हम? जूट को बोलते हैं हम सोने का रेशा, सोने का रेशा, ये बात ध्यान रखेंगे, सोने का रेशा। जूट को क्या बोलते हैं हम? सोने का रेशा। आयरन पाइराइट को क्या बोलते हैं? आयरन पाइराइट को बोलते हैं झूठा सोना। क्या बोलते हैं भाई इसको हम? आयरन पाइराइट को बोलते हैं झूठा सोना, ये बात ध्यान रखेंगे। कपास को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सफेद सोना। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं सफेद सोना, ठीक है। कोयला को क्या बोलते हैं? काला सोना, काला सोना, काला सोना। एक बात और ध्यान रखेंगे, एक होता है हमारा कृत्रिम सोना। भाई एक तो होता है कृत्रिम सोना, तो कृत्रिम सोना किसके बना होता है? ये बना होता है कॉपर और एल्यूमिनियम का। इसको ही हम बोलते हैं रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड। भाई देखा होगा, अभी मैं आपके सामने क्लास ले लूं, बहुत तगड़ी तगड़ी सोने जैसी रोल्ड गोल्ड की चेनें पहनी आऊँ, घड़ी में, हाथ में घड़ी पहन लूँ सोने जैसी रोल्ड गोल्ड की, बात समझ में आ रही है, और अंगूठियां पहन लूँ, तो आप सोचोगे सर जी बहुत मालदार है, पक्का बहुत यूट्यूब से बहुत तगड़ी कमाई हो रही है। सर जी सोना हाथ में भी, फिंगर में भी, गले में भी पूरी तरीके से गोल्ड पहना हुआ है, पक्का यूट्यूब से बहुत अच्छी कमाई हो रही है। तो आप यही समझोगे, है नहीं है? तो वो ऐसा नहीं होता है, वो 50 रुपये में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, रिंग भी मिल जाएगी और चेन भी मिल जाएगी। तो वो क्या होती है? हमारी कृत्रिम सोना होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम का बनता है, इसी को हम रोल्ड गोल्ड बोलते हैं। और एक ध्यान रखेंगे, झूठा सोना हम किसे कहते हैं? पूछा है आपसे सफेद सोना, तो सफेद सोना किसे कहते हैं? कपास को बोलते हैं, सफेद सोना कपास को बोलते हैं, ध्यान लिख लेंगे। जूट को बोलते हैं सोने का रेशा, आयरन पाइराइट को बोलते हैं झूठा सोना, और कपास को बोलते हैं सफेद सोना, और कोयले को बोलते हैं काला सोना। पूछ लेगा काला सोना किसे कहते हैं? कोयले को कहते हैं, ध्यान रखना है। सफेद सोना किसे कहते हैं भाई?
कपास को कहते हैं। सोने का रेशा किसे कहते हैं भाई? जूट को बोलते हैं। झूठा सोना किसे बोलते हैं? आयरन पायराइट को बोलते हैं। कृत्रिम सोना किसे बोलते हैं भाई? कॉपर और एल्युमिनियम के मिश्रण को बोलते हैं, जिसे हम रोल्ड गोल्ड के नाम से जानते हैं। याद रखोगे? आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये कहता है कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। भाई आपने देखा होगा कि ध्वनि पर तारत्व क्या है, किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन पढ़ो, आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर, आयाम पर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आपने देखा होगा, जैसे ही मान लीजिए आपके पास किसी का फ़ोन आया और देखा कि हाँ भाई आवाज़ पतली है, तो आपने सोचा हाँ भाई लड़की बोल रही है, बात करनी चाहिए, शायद कुछ बात बन जाए। लेकिन जैसे ही आपने देखा आवाज़ बहुत मोटी सी, हेलो कौन बोल रहा है, बोले अरे भाई ये तो कोई अंकल टाइप का बोल रहा है, फ़ौरन फ़ोन काट दो। तो उसमें क्या होता है, ध्वनि का जो तारत्व है ना, वो यही बताता है कि किसकी आवाज़ पतली होगी और किसकी आवाज़ मोटी होगी। तो ये सारी जो बातें हैं ये किस पर डिपेंड करती हैं? ये डिपेंड करती हैं किस पर? ध्वनि पर। देखो मेरी बात समझो, किस पर? ध्वनि की आवृत्ति पर। अगर ध्वनि की आवृत्ति कैसी है आपकी? आवृत्ति का क्या होता है? ये समानुपाती होता है। कौन? तारत्व। क्या कौन होता है भाई? तारत्व। ध्यान रखेंगे, तारत्व। इसको क्या बोलते हैं हम? तारत्व को बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं भाई इसको हम बोलते हैं पिच इंग्लिश में। और आवृत्ति को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखेंगे, आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी और पिच को तारत्व। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अगर किसी ध्वनि का तारत्व ज्यादा है तो आवृत्ति भी उसकी ज्यादा होगी, या आवृत्ति ज्यादा है तो उसका तारत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि हम फाइनली ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की ध्वनि का जो तारत्व होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। देखो कैसे निर्भर करता है, समझो मेरी बात को। देखो पहले कैसे निर्भर करता है, समझो मेरी बात को। कि यदि मान लीजिए आवृत्ति कैसी है भाई आपकी, यदि आपकी जो ध्वनि है, जो मैं बोल रहा हूं, मेरी जो आवृत्ति है, मेरी आवृत्ति ध्वनि की जो आवृत्ति है वो मान लीजिए ज्यादा है, तो ज्यादा है तो क्या होगा? मेरा तारत्व भी कैसा होगा? तारत्व भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। और जब ज्यादा होगा, मान लीजिए आवृत्ति होती क्या है? 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। अगर 1 सेकंड में ज्यादा चक्कर लगा रहा हूं, मान लीजिए मैं 1 सेकंड में मान लीजिए 5 चक्कर लगा रहा हूं, तो आप मेरे चक्करों को गिन पाओगे। लेकिन 1 सेकंड में अगर मान लीजिए मैं कहीं के 10 चक्कर 100 चक्कर लगा दूं तो आप नहीं गिन पाओगे ना। जैसे कि मैं बोलूं आपसे 1 2 3, आप सुन पा रहे हो, लेकिन मैं बोल दूं 1 2 3 4 5, तो नहीं सुन पाओगे ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वहां मेरी आवाज कैसी हो जाएगी? पतली सी हो जाएगी, ऐसे एक इकसार सी दिखेगी। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि यदि आवृत्ति ज्यादा है तो तारत्व ज्यादा होगा, और जब तारत्व ज्यादा होगा तो आवाज कम गूंजेगी। आवाज कैसी होगी? कम गूंजेगी, कम गूंजेगी आवाज। और जब कम गूंजेगी तो कम किनकी गूंजती है? जिनकी पतली आवाज होती है। किनकी? महिलाओं की। किनकी भाई? महिलाओं की। ध्यान रखेंगे। या फिर आप ध्यान रखेंगे मच्छरों की। किसकी भाई? मच्छरों की। तो मच्छरों की आवाज हो या महिलाओं की, स्त्रियों की आवाज हो, इनकी आवाज क्यों होती है? पतली होती है। भाई कैसी होती है इनकी आवाज? इनकी आवाज होती है पतली बोल देंगे। या क्यों होती है इनकी पतली? क्योंकि इनका तारत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। इनकी आवृत्ति क्या होती है? ज्यादा होती है। हमने ये सीख लिया कि आवृत्ति ज्यादा है तो तारत्व ज्यादा है और कम गूंजेगी आवाज। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी आवृत्ति कैसी हो, आप जो बोल रहे हो उसकी आवृत्ति कैसी हो? उसकी आवृत्ति हो कैसी? कम हो। और जब आवृत्ति कम होगी तो तारत्व भी, आवृत्ति आपकी जो ध्वनि है उसका जो तारत्व होगा वो कैसा होगा? कम होगा। और जब कम होगा तो ज़्यादा गूंजेगी। आपकी जो आवाज़ है वो ज़्यादा गूंजेगी। और जब ज़्यादा गूंजेगी तो आपकी ध्वनि कैसी हो जाएगी? हे क्या बोल रहा है? तो मोटी आवाज़ हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? मोटी आवाज़। तो मोटी आवाज़ किनकी होती है? पुरुषों की होती है। एकदम आप पहचान लेते हो। अगर मोटी आवाज़ है तो पुरुष बोल रहा है फ़ोन पर, अगर पतली आवाज़ है तो महिला बोल रही है फ़ोन पर। ठीक है, आपने देखा होगा। आपने कहीं शोर हो रहा है तो शोर जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या होती है? आवृत्ति कम होती है और तारत्व भी कम होता है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से पूरा जो तारत्व वाला खेल था वो पूरा समझ में आ गया होगा। जब भी यहां से क्वेश्चन आएगा आप अटेम्प्ट कर लोगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है नहीं? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है। ठीक है नहीं? बताइए इसका आंसर, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और पढ़िए, पूरे इत्मीनान से पढ़िए। हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है एवं कांच में, किसमें भाई? कांच में
2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो आपको बताना ये है कि कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। मेरी बात समझना, पहले एक बात समझना मेरी बहुत अच्छे से ध्यान से, कि जब भी आप अपवर्तनांक निकालोगे उसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक सापेक्ष अपवर्तनांक। तो मैं दोनों फॉर्मूले इधर लिख दे रहा हूं, नोट कर लेना हमेशा के लिए। एक होता है हमारे पास निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ध्यान रखोगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये होता है हमारे पास, क्या होता है, निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल, अपॉन होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। ये बात ध्यान रखोगे आप, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा फॉर्मूला, एक तो ये हो गया हमारे पास, दूसरा फॉर्मूला होता है, इस पर भी न्यूमेरिकल पूछ लेता है। अगर आपसे अपवर्तनांक पूछता है तो ये इस अपवर्तनांक को बोलते हैं हम सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं इसको, सापेक्ष अपवर्तनांक। ध्यान रखेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक हमारा क्या होता है, ये होता है कि किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। दो माध्यम होंगे ना, यानी कि आपकी प्रकाश की किरण जो होगी वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन पर ही हमारा क्या है, अपवर्तनांक निर्भर करता है। यानी कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अगर ज्यादा है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होगी, कम होगी। तो वो अगर विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर भग जाएगी। ये डिपेंड करता है कि उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, ठीक है नहीं। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं, ये दोनों फॉर्मूले एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही है, तो यही हम क्या है इस फॉर्मूले पे लगाएंगे। तो हमें क्या दे रखा है, हवा। अब हवा का मतलब क्या है, निर्वात या वायु। तो इसका वेग आपको कितना दे रखा है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और कांच यानी कि नीचे माध्यम में प्रकाश का, तो माध्यम क्या है हमारा, कांच है, तो उसका वेग कितना दे रखा है, 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो आप डायरेक्ट निकालोगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक इसका फॉर्मूला लिख रखा है, डायरेक्ट मान रखेंगे, ऊपर लिखेंगे वायु में, तो कितनी है भाई, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। नीचे आप लिखोगे माध्यम में प्रकाश का वेग, तो माध्यम में प्रकाश का वेग कितना है भाई, कांच में 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। आप इसे कट कर दोगे, जैसे ही आप कट करोगे तो मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8, फाइनली बचेगा क्या, बचेगा आपके पास, क्या बचेगा आपके पास, बचेगा 3/2। और इसी को हम बोलते हैं 1.5। यही हमारा क्या होता है, यही कांच का अपवर्तनांक निकल के आ गया है, ये कांच का अपवर्तनांक है। मेरी बात समझ में आ रही है। आपको मैंने लिखवाए थे कि निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है भाई, निर्वात का ध्यान रखेंगे 1 होता है। अगर आपसे पूछें वायु का कितना होता है, याद रखना 1.003। अगर आपसे पूछेगा जल का कितना होता है, नोट कर लेना, जल का होता है 1.33, या ध्यान रखेंगे 4/3 भी लिखा होता है कहीं कहीं। अगर आपसे कांच का पूछेगा तो कांच का हमने निकाल के भी दे दिया है 1.5। अगर आपसे हीरे का पूछेगा, क्योंकि हीरे का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख लेना, हीरे का होता है 2.42। अगर आपसे सिलिकॉन का पूछता है, सिलिकॉन का वैसे तो हीरे तक ही पूछता है लेकिन ध्यान रख लेंगे सिलिकॉन का होता है 4। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, नोट करके लिख लेना, मैं इधर बताना चाह रहा हूं आपको, जो बात बता रहा हूं उसको समझना। प्रकाश अपवर्तनांक व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकाश की चाल के। किसकी भाई, प्रकाश की चाल के। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मैंने दोनों सूत्र बताए, कभी कभी ये दोनों सूत्र पूछ लेता है, या दो माध्यमों में अगर प्रकाश की चालें दे रखी हैं तो अपवर्तनांक निकाल सकते हो। यानी कभी आपको निर्वात में प्रकाश की चाल दे ही रखी होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, क्वेश्चन में दे या ना दे आपको तो याद होता है, लेकिन माध्यम में प्रकाश की चाल आपको दे रखा होगा तो आपसे अपवर्तनांक पूछेगा। दोनों समझ में आ गए। हमने इधर न्यूमेरिकल लिखवा दिया, ये मैंने कुछ अपवर्तनांक बताए हैं। निर्वात
बात का डायरेक्ट पूछ लेता है, कितना है भाई, 1 है। बाई को कितना है, 1.003। जल का कितना है, 1.33 है, 4/3। कांच का कितना होता है, 1.5। लेकिन बात आती है यहाँ पर, बात जब यहाँ पर आती है तो ध्यान रखेंगे, किसी माध्यम का अगर अपवर्तनांक ज्यादा है, अपवर्तनांक ज्यादा का मतलब यह है कि वो माध्यम सघन है, घना है। और जब सघन होगा, बहुत ज्यादा कठोर होगा, तो उसमें क्या होगी, प्रकाश की चाल कम होगी। प्रकाश की चाल कैसी होगी, कम होगी। मैं इधर बता रहा हूं, ये प्रकाश की चाल कम होगी। ये बात लिख लेना आप नोट करके कि यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होती है, कम होती है। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अगर कम है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी। क्यों होगी अधिक, अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है इसका मतलब वो विरल माध्यम होगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, कांच का अपवर्तनांक पूछा था हमसे, कितना आ गया, 1.5, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो गुरु दक्षिणा कुछ तो दोगे नहीं दोगे? देखो, गुरु दक्षिणा अगर दोगे आप तो तभी सफल होगे। मेरी बात समझ रहे हो नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं, समझो। तो जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति कम हो जाती है, बढ़ जाती है, अनंत हो जाती है, उनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता। बात समझ में आ रही है? समझो मेरी बात। देखो, आपको पूरा खेला समझ में आएगा। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑप्शन भी पढ़ लिए, आंसर देना था दे दिया। अब समझो मेरी बात, पूरा खेला। अगर आपका आंसर गलत गया है तो पहले तो गाल पे एक थप्पड़ लगाना, ठीक है? थप्पड़ क्यों लगाना है आपको? क्योंकि आपको यकीन होना चाहिए कि हाँ भाई हमसे इतना इजी क्वेश्चन गलत हो गया। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो, नहीं पढ़ी है तो पूरा और भी ध्यान से देखो। मान लीजिए ये हमने क्या है, एक पेड़ है और उसकी डाली है, ये पेड़ की हमने डाली बना दी और हमने क्या काम किया, इस पेड़ की डाली पे हमने क्या है, एक रस्सी बांध दी। ये रस्सी बांध दी और इस पे कोई हमने क्या है, लड़का लटका दिया। मान लीजिए यहाँ पे लड़का है, ठीक है? तो इसकी लंबाई हमने मान ली L होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी लंबाई मान लीजिए कितनी है, L है। लेकिन एक बात गौर से समझने की कोशिश करना, मैंने क्या काम किया, मैंने काम ये किया कि ये जो मेरे पेड़ की डाली थी, इस डाली से मैंने ये रस्सी जो बांध रखी थी, अब क्या किया मैंने, ये रस्सी तो यहीं तक थी लेकिन इस जो व्यक्ति था चिंटू, मैंने यहां तक खड़ा कर लिया। ये इसने हाथ से पकड़ लिए और ये यहां तक क्या हो गया, खड़ा हो गया। अब अपने पैरों से क्या हो गया, ये खड़ा हो गया। तो इसका जो केंद्र था, इस व्यक्ति का जो केंद्र था, द्रव्यमान केंद्र, वो यहां पर था। लेकिन अब खिसक कर कहां गया, यहां आ गया। तो इसकी जो लंबाई होगी अब ये वाली होगी, ये लंबाई हो जाएगी, ठीक है? और यहां पे लंबाई थी हमारी, ये थी। बात समझ में आ रही है? तो लंबाई कम हो गई ना भाई। आप चित्र के माध्यम से समझो भाई, पहले व्यक्ति यहां पर था, झूला झूल रहा था आराम से, और वो खड़ा हो गया। तो खड़ा हो गया तो उसका जो केंद्र था थोड़ा ऊपर हो जाएगा। मैं कहना ये नहीं चाह रहा हूं कि ये केंद्र ठीक बीच में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। जब ऊपर हो जाएगा तो इस डंडी से लेके जो झूले की रस्सी थी उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, जब द्रव्यमान केंद्र जहां होता है वहीं से जो बीच की दूरी होती है वही हमारी क्या होती है, रस्सी की लंबाई नापी जाती है, धागे की लंबाई। जब कोई पिंड दोलन करता है, बात समझ में आ रही है? तो लंबाई क्या हो गई, घट जाएगी। और आप एक चीज जानते हो बहुत अच्छे से, दोलन का आवर्तकाल T बराबर होता है 2 पाई रूट में L/G। मेरी बात समझने की कोशिश करना। अगर सारी चीजों को हम कांस्टेंट कर दें, मान लीजिए हमारा पृथ्वी की बात चल रही है, 2 पाई भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो आवर्तकाल लंबाई पर डिपेंड कर जाएगा। यानी कि T प्रोपोर्शनल समानुपाती हो जाएगा रूट में L के। यानी कि हो क्या जाएगा कि यदि आपकी लंबाई कम होगी तो आपका आवर्तकाल कैसा हो जाएगा, यदि आपकी लंबाई क्या होगी, मान लीजिए कम होगी, तो आपका आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, यानी कि अगर आपकी लंबाई क्या होती है, आपकी लंबाई कम होती है तो आपका आवर्तकाल भी कैसा हो जाएगा, और कम हो जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये बात नोट कर लेना। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि T इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आवृत्ति के, यानी कि आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी कि आवर्तकाल बढ़ेगा तो आवृत्ति क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। तो मैं फाइनली ये लिख देना चाहता हूं कि यदि आपके दोलन की लंबाई आप क्या करते हो, कैसी करते हो भाई, यदि ध्यान रख लेना, यदि लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल कैसा होगा, आवर्तकाल भी बढ़ेगा। और जब आवर्तकाल बढ़ेगा तो आपकी जो आवृत्ति है वो कैसी होगी, आपकी आवृत्ति कम होगी। आवृत्ति कैसी होगी, कम होगी।
बात समझ आई। लेकिन यदि आपकी लंबाई, आप लंबाई बढ़ा दोगे, जैसे ही आप कम कर लोगे तो आपका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, परंतु उसकी आवृत्ति कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आई नहीं आई। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट है, आप स्टार बना के लिख लेना, ये वाला पॉइंट भी और ये वाला पॉइंट भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें इसमें रिलेट की गई हैं, दोलन की लंबाई, दोलन का आवर्तकाल और दोलन की आवृत्ति। यदि आप लंबाई बढ़ाओगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, आवृत्ति घट जाएगी, क्योंकि आवर्तकाल और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि आप लंबाई बढ़ाओगे तो लंबाई घटाओगे, आवर्तकाल घट जाएगा लेकिन आवृत्ति बढ़ जाएगी। इसमें यही पूछा था कि जब कोई बैठा हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो लंबाई घट जाती है, और जब लंबाई घट जाती है तो आवर्तकाल भी घट जाता है, और जब आवर्तकाल घट जाएगा तो आवृत्ति कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, आवृत्ति कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरी सुविधाएं आपके पास हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन आप बनाओगे नहीं क्योंकि आपको नौकरी चाहिए नहीं। बात समझ में आई नहीं, आप नहीं बनाओगे बिल्कुल भी। समझो, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, 6 पे चलेंगे, माफी चाहता हूं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या धावन सोडा। इसको हम बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भाई आप जल की कठोरता को आप दूर करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। तो जल की कठोरता भी दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी कठोरता और एक होती है अस्थायी कठोरता। तो बात इसमें जो की गई है स्थायी कठोरता की बात की गई है, यानी कि परमानेंट हार्डनेस को। परमानेंट हार्डनेस जब जल में आ जाती है तो उसको हम कैसे दूर करते हैं। नॉर्मली वाटर को आप उबाल कर दूर कर सकते हो, लेकिन जल में बात आती है कठोरता आती कैसी है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट और सल्फेट आ जाते हैं तो उनसे क्या होती है हमारी, क्लोराइड आ जाते हैं, सल्फेट आ जाते हैं, तो उनसे क्या होता है हमारे जल में कठोरता उत्पन्न हो जाती है, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी को आप उबाल कर दूर कर सकते हैं, अगर आपके जल में अस्थायी कठोरता है जल को उबाल दीजिए आप, अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। लेकिन स्थायी कठोरता को आप कैसे दूर करेंगे ये इसमें पूछा है आपसे, समझो मेरी बात। स्थायी कठोरता को दूर करने की 2-3 विधियां हैं, ध्यान रखेंगे। सबसे पहली मैं बता देता हूं, सारी लिखवा देता हूं, ध्यान रखेंगे। एक होती है हमारी परम्यूटेड विधि, परम्यूटेड विधि, ध्यान रखेंगे। एक होती है हमारी क्लार्क विधि, क्लार्क विधि, ये इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझ लेना। और तीसरी होती है हमारी जियोलाइट विधि, जियोलाइट विधि। एक होती है हमारी जियोलाइट विधि, एक होती है हमारी आसवन विधि। क्या होती है भाई, आसवन विधि, आसवन विधि, आसवन विधि। तो क्लार्क परम्यूटेड विधि, क्लार्क विधि, जियोलाइट विधि, आसवन विधि। लेकिन बात आती है इनमें हम प्रयोग किन किन चीजों का करते हैं। इसमें करते हैं, ध्यान रखेंगे, यही पूछा जाता है, इसमें करते हैं हम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सिलिकेट का, सिलिकेट का, एल्यूमिनियम सिलिकेट का हम प्रयोग करते हैं परम्यूटेड विधि में। लेकिन क्लार्क विधि में हम किसका करते हैं, क्लार्क विधि में करते हैं हम बुझा चूना। किसका भाई, बुझा चूना। लेकिन जियोलाइट विधि में हम किसका प्रयोग करते हैं, जियोलाइट विधि में करते हैं हम धावन सोडा। किसका भाई, धावन सोडा, या इसको हम बोल देते हैं, या बोल देते हैं इसको सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है NO2CO3। तो ये 4 विधियां हैं, परम्यूटेड विधि, क्लार्क विधि, जियोलाइट विधि, आसवन विधि। तो परम्यूटेड विधि में एल्यूमिनियम सिलिकेट का प्रयोग करते हैं, क्लार्क विधि में बुझा हुआ चूने का प्रयोग करते हैं, और जियोलाइट में करते हैं, देखो नाम कितना अच्छा है, जियोलाइट, जियो भाई, जियोलाइट, धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट, दोनों में से कोई सा भी नाम दे सकता है। कभी कभी रासायनिक सूत्र लिखे होते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान रखेंगे, इसी का नाम होता है Na2CO3 को ही हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको भी नोट कर लेना,
नोट ना कर सको तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। वैसे तो मैं पीडीएफ दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हो, अगर नहीं हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और ये पीडीएफ जो मैं देता हूँ ये डेली की मिल जाती है। जैसे ही मैं क्लास का लिंक डालता हूँ तो नीचे उसकी पीडीएफ भी पड़ी होती है, तो वहाँ से आप पीडीएफ को निकलवा भी सकते हो। अच्छे प्रिंट में होती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है, पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन होता है। भाई रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन होता है। पॉपुलर क्वेश्चन है, नंबर 1 का क्वेश्चन है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, अभी लिख लेना यहीं पे, जाना मत, क्योंकि पॉपुलर क्वेश्चन है। आपको आंसर तो पता होगा, लेकिन इससे अलग हटके जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है। तो रक्त का थक्का जो जमाने के लिए बात आती है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रयोग करते हैं विटामिन के का। किसका भाई? भाई रक्त का थक्का जमाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? प्रयोग करते हैं विटामिन के का। विटामिन के का, ये बात समझ में आ रही है। विटामिन के का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे हम प्रयोग करते हैं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का भी हम प्रयोग करते हैं। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही हम प्रयोग करते हैं फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन प्रोटीन, ये भी हम प्रयोग करते हैं रक्त का थक्का जमाने में। विटामिन के इन दोनों को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि साहब रक्त का थक्का, रक्त का थक्का, ध्यान से सुनना, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का का पता, रक्त का थक्का का पता लगाते हैं। किससे लगाते हैं भाई? ये बात ध्यान रखेंगे, लगाते हैं Na24 से, Na24 से। ये क्या होता है? सोडियम का एक समस्थानिक है। क्या है भाई? ये समस्थानिक है, समस्थानिक, एकमात्र समस्थानिक सोडियम का, जिसका प्रयोग Na24, जिसका प्रयोग हम करते हैं रक्त का थक्का पता लगाने के लिए, कि किस व्यक्ति में रक्त का थक्का कितनी जल्दी जमता है और किस व्यक्ति में रक्त का थक्का देर से जमता है। नॉर्मली 7 से 20 मिनट में रक्त का थक्का जम जाना चाहिए, या आधा घंटा मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हद है, ठीक है। वैसे तो 5 से 7 मिनट में जम जाना चाहिए, लेकिन कुछ व्यक्तियों में रक्त का थक्का 24 घंटे में नहीं जम पाता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? हीमोफीलिया डिसीज से पीड़ित होते हैं। तो रक्त का थक्का किस व्यक्ति में कितनी जल्दी जमता है, कितनी देर से जमता है, ये बात का अगर पता लगाना है तो सोडियम का समस्थानिक का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जब बात याद आई गई है, इसके समस्थानिक ध्यान रखेंगे। इसके समस्थानिक, एक समस्थानिक होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, साधारण नमक। एक होता है हमारे पास सोडियम नाइट्रेट, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। इसका सूत्र होता है NaNO3, NaNO3। एक होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। एक होता है बोरेक्स, Na2B4O7 × 10H2O। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम बोरेक्स। क्या बोलते हैं भाई? बोरेक्स, बोरेक्स, या बोलते हैं इसको सुहागा, सुहागा, ध्यान रखेंगे। तो बोरेक्स या सुहागा, ये भी हमारा क्या है? इसका चौथा अयस्क है। तो 4 अयस्क बताए मैंने सोडियम के, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट और बोरेक्स यानी कि सुहागा, Na2B4O7 × 10H2O। ये चारों के चारों अयस्क किसके हैं? सोडियम के हैं। सोडियम का समस्थानिक याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऐसे हैं कि एग्जाम में पोटली भर भर के आते हैं। कैसे आते हैं भाई? पोटली भर भर के आते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं? 8 पर चलते हैं। तो आज का हमारा 8 क्वेश्चन है और इसका उत्तर दीजिए। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, आपके घर में 2 बल्ब लगे हैं। इमेजिनेशन करना, जब भी 2 बल्ब लगे हो उस कमरे में चले जाना और इस सवाल का आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश दे रहा है। 2 बल्ब है, एक ज्यादा प्रकाश दे रहा है और एक कम प्रकाश दे रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है मुझे। आपको क्या ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है आपको, ठीक है। क्या ये सही है
कि प्रकाश की जो दीप्ति है वो प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है। क्या ये बात है कि जो प्रकाश की जो रोशनी है क्या प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है? ऐसा है कुछ, मैं बताऊंगा अभी। क्या दोनों बल्बों में प्रतिरोध समान है? क्या ऐसा होता है भाई दोनों बल्बों में प्रतिरोध समान है? समझो, क्या अधिक प्रकाश देने वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होता है? क्या जो रोशनी ज़्यादा देगा आपका बल्ब उसका प्रतिरोध अधिक होगा? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। क्या कम प्रकाश देने वाले का प्रतिरोध अधिक होता है? भाई कोई ना कोई तो झमेला जरूर है, लेकिन सही बात क्या है सर जी हमें बता दो, हमें समझ नहीं आ रहा। अब समझो मेरी बात क्या है, रियलिटी क्या है, ये बात समझो मेरी। रियलिटी क्या है अब समझो मेरी बात। देखो, आपने ओम का नियम पढ़ा नहीं पढ़ा, पहले ये समझो। ओम का नियम पढ़ा है तो सही है, और नहीं पढ़ा है तो लिख लेंगे इधर को। देखो, यही से इसी पर डिपेंड है ओम का नियम हमसे क्या कहता है कि सब B बराबर होता है I इंटू R के। हम कहेंगे साहब B अपॉन I, हम बोल देंगे साहब कि ये हो जाएगा बराबर R के। अगर हम वोल्टेज कांस्टेंट मान लेंगे तो R समानुपाती हो जाएगा 1 अपॉन I के। क्या हो जाएगा? ये नहीं हो जाएगा। इतनी बात समझो, इतनी बात गौर से समझो। इतनी बात अगर गौर से समझ में आ गई है तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। समझो मेरी बात। क्या R धारा के उल्टा है? नहीं है। यानी कि अगर आप प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा का मान कम होगा। इतनी बात समझो। पहले हमने क्या लिखा, ठहर जाओ, समझो, अच्छे से समझो। ओम का नियम हमने लिखा कि B बराबर IR होता है। हम I को नीचे ले आए और हमने वोल्टेज को क्या मान लिया? कांस्टेंट मान लिया कि हाँ भाई 220 वोल्टेज आ रहे हैं आपके घर में, कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, ये परिवर्तित नहीं है। तो आपका क्या निकल के आया कि जो प्रतिरोध है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? करंट के। यानी कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो करंट के क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है तो आप एक बात समझोगे बहुत अच्छे से कि अगर किसी वायर में, मान लीजिए आपने कोई तार ले लिया है, अगर उसका प्रतिरोध कैसा है? ज्यादा है। समझो, अगर उसका प्रतिरोध कैसा है? ज्यादा है। तो जब ज्यादा है तो आप एक बात समझो, क्या उसमें धारा कम जाएगी? ज्यादा है। अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा कम जाएगी। तो जब धारा का कैसा कम जाएगी? कम जाएगी। जब आपने कोई लोड लगा दिया, बल्ब लगा दिया, इधर आपने बोर्ड में प्लग लगाया और तार लगा दिया और आपने बल्ब लगा दिया उधर, और उसमें क्या है? प्रतिरोध का मान ज्यादा है, तो करंट कैसी जाएगी? कम जाएगी। तो प्रकाश कैसा देगा? ज्यादा देगा या कम देगा? जब उसमें करंट ही ठीक से नहीं जा पा रही है तो प्रकाश कैसा देगा? वो प्रकाश देगा कम। तो लिखेंगे कम प्रकाश देगा। कैसा होगा भाई? कम प्रकाश देगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं भाई, आपने कोई ऐसा वायर लिया कि उसका प्रतिरोध कैसा है? उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा कम है। जब बहुत ज्यादा कम है तो उसमें धारा कैसी होगी? बहुत अधिक होगी। धारा कैसी होगी? बहुत अधिक होगी। और जब बहुत अधिक धारा होगी, बहुत अधिक करंट जा रही है, धारा के मार्ग में रुकावट ही नहीं है। दरअसल प्रतिरोध होता क्या है? धारा के मार्ग में रुकावट होता है। भाई प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट के मार्ग में क्या होता है? डिस्टरबेंस होता है, रुकावट होता है। प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा कम जाएगी, प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज्यादा जाएगी। तो आप क्या कहेंगे? जब धारा ज्यादा जा रही है तो प्रकाश ज्यादा देगा, यानी कि ज्यादा प्रकाश। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको फाइनली एक चीज समझ में आ गई होगी कि आपको अगर ज्यादा प्रकाश लेना है कि एक उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो भाई कम प्रकाश वाले बल्ब में क्या हो जाएगा? प्रतिरोध अधिक होगा। भाई कम प्रकाश वाले में क्या होगा? प्रतिरोध कैसा होगा? अधिक होगा। यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रकाश की दीप्ति प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है, यह बात गलत है, करती है निर्भर। दोनों बल्बों में प्रतिरोध समान होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बल्ब कम चमक रहा है और एक ज्यादा चमक रहा है, उनमें प्रतिरोध समान नहीं हो सकता। तो अधिक प्रकाश वाले में अधिक प्रतिरोध, भाई कोई प्रकाश ज्यादा दे रहा है कोई बल्ब, तो क्या प्रतिरोध ज्यादा होगा? नहीं, कम होगा उसका प्रतिरोध। तो ये भी बात हो जाएगी हमारी गलत। क्या कम प्रकाश वाले में ज्यादा प्रतिरोध? हाँ, वो कम प्रकाश इसीलिए दे रहा है क्योंकि उसमें करंट कैसी? कम जा रही है, इसलिए वो ज्यादा प्रकाश दे रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक फॉर्मूला याद रख लेना, R बराबर होता है रो L अपॉन के A। ये भी फॉर्मूला ध्यान रखना। इस पे क्या है? न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि ये क्या है? हमारा प्रतिरोध है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ये लंबाई है और नीचे क्षेत्रफल है। ठीक है नहीं? तो इसके बारे में मैं कभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा। बहुत लेंथी क्लास हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा बताता नहीं हूँ, तो इसलिए थोड़ा ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वरना बताने को तो बहुत कुछ है। समझो मेरी बात।
एक नाभिक रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? भाई भारी जल का कार्य क्या होता है नाभिक रिएक्टर में? तो आपको बताना है क्या होता है। न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है, या न्यूट्रॉन की गति को बढ़ा देता है, या रिएक्टर को ठंडा करता है, या नाभिक की क्रिया को रोकता है। तो आप लोग सब लोग जानते हो इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। क्या होता है भाई? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। क्या होते हैं? समस्थानिक। एक होता है 1H1, इसको क्या बोलते हैं बताना है। एक होता है 1H2, इसको क्या बोलते हैं। एक होता है 1H3, इसको क्या बोलते हैं। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये समस्थानिक होते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटियम। एक होता है ड्यूटीरियम, ये हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है। और एक ही होता है ट्राइटिनियम। क्या होता है? ट्राइटिनियम, ये भी हमारा क्या होता है? ये भी हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। लेकिन बात आती है इसकी, ये क्या होता है? ये भारी हाइड्रोजन होता है। कैसा होता है भाई? ये भारी हाइड्रोजन होता है। जो 1H2 होता है ये भारी हाइड्रोजन होता है, और इसी को हम बोलते हैं भारी जल। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? इसी को हम भारी जल बोलते हैं। और इसी की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी यूरे ने, इसकी खोज की थी। इसका सूत्र क्या होता है? इस भारी जल का सूत्र होता है D2O। ध्यान रखेंगे क्या होता है? D2O। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है न्यूट्रॉनों की गति कम करना। भाई कैसे करना? कम करना। तो आपने एक चीज देख ली कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसके 3 समस्थानिक होते हैं। सबसे हल्का समस्थानिक कौन सा है? ये है, ये सबसे हल्की होती है, सबसे हल्की। ध्यान रखेंगे सबसे हल्की। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन। सर्वाधिक ऊष्मीयमान किस में निकलता है? हाइड्रोजन को आप 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन जलाओगे तो सर्वाधिक ऊष्मीयमान निकलता है। आपने देखा होगा। इस हाइड्रोजन कैसे प्राप्त की जाती है? जल अपघटन से आप हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हो। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जस्ते की क्रिया करा के आप हाइड्रोजन का प्राप्त कर सकते हो। अगर हाइड्रोजन के प्रयोग की बात करें तो हाइड्रोजनीकरण में आप हाइड्रोजन का प्रयोग करते हो, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में। अमोनिया के निर्माण में आप हैबर विधि से हाइड्रोजन का प्रयोग करते हो। जल के निर्माण में आप हाइड्रोजन का प्रयोग करते हो। ईंधन के रूप में, रॉकेट ईंधन के रूप में आप हाइड्रोजन का प्रयोग करते हो। तो हाइड्रोजन के इतने सारे प्रयोग हैं। आपने देखा होगा जो सूर्य है, सूर्य में सबसे ज्यादा जो मात्रा है वो हाइड्रोजन की है, 75%। सॉरी, जो वायुमंडल है उसमें भी मात्रा हमारी किसकी है? हाइड्रोजन की है, लगभग 75%, 72%। बात समझ में आ रही नहीं है? तो 75-71% है सूर्य में हमारी जो है 75% है, और वायुमंडल में 75% है, और सूर्य में 71% है हाइड्रोजन की मात्रा। बात समझ में आ रही है? तो ये हाइड्रोजन से संबंधित क्वेश्चन था हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट था। भारी जल, नाम सुनोगा आपने, भारी जल। तो भारी जल से जो क्वेश्चंस आते हैं इन्हें आप नोट कर लेना, जो मैंने बोले हैं। जरूरी नहीं मैं इसे सारे लिखूं ही, बोल देता हूं क्वेश्चनों को, तो आप उन्हें अच्छे से नोट कर लिया करो, ठीक है नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 10 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि भाई हमसे 10 क्या कहता है। समझो 10 क्या कहता है, इसका आंसर मुझे दीजिए। तीसरे सेल में कोई मान लीजिए परमाणु है, और उसके क्या है चारों ओर मतलब कक्षाएं हैं, और उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी कक्षा होती हैं, कक्षा वो कौन सी होती है हमारी? ये होती है K, L, M, और ये होती है N। 4 ही कक्षाएं होती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या नोट कर लेना। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 2n²। ये बात आप लोग गांठ बांध के लिख लेना, जैसे गांठ बांध लेते हैं ना पूरी तरीके से, गांठ उस तरीके से गांठ बांध लेना कि कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2n² होती है। लेकिन अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे इधर में, तो इसके लिए n का मान कितना होगा? पहली कक्षा के लिए 1, इसके लिए n का मान कितना होगा? 2 होगा, और इसके लिए n का मान कितना होगा? 3 होगा तीसरी कक्षा के लिए, और इसका n का मान कितना होगा? 4 चौथी कक्षा के लिए। बात समझ आ रही है यार ये? तो इसके लिए हम अगर n का मान, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 2n², यानी कि 2, और n का मान कितना हो जाएगा? 1²। तो ये कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी।
लेकिन इसके लिए निकालेंगे हम तो 2 इंटू एन का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर, तो इसमें कितनी आ जाएगी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगी। लेकिन इसके लिए निकालेंगे तो 2 इंटू एन का मान कितना हो जाएगा 3 और इसका स्क्वायर, तो 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगी। लेकिन इसके लिए निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी भाई 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कि कितनी हो जाएगी 3 3 9 और 9 3 27, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ 4 हो जाएगा इसके लिए, तो 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 16, 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। तो यही आपने सुना होगा 2 8 18 32। तो चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 32। तीसरी कक्षा में आपसे पूछा है तो तीसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तीसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तीसरी कक्षा में। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इसको समझ लेना, इसको अच्छे से नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की तरफ। इसको आप पढ़िए और ये मैं बता चुका हूँ, अभी बता चुका हूँ। देखो, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल किस प्रकार संबंधित होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक, याद करो, निरपेक्ष अपवर्तनांक मैं बता चुका हूं कौन सा होगा, ध्यान रखेंगे। तो हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक मैंने बताया था, आप ऑप्शन में बताएंगे। देखो, निरपेक्ष अपवर्तनांक इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, 2 फॉर्मूले बताए थे स्टार्टिंग में ही, आपको क्लास की स्टार्टिंग में। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है भाई 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, इतनी बात समझने की कोशिश करना। हवा में या निर्वात में प्रकाश की चाल या माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। और ये हमारा हो जाएगा बटे वाला हो जाएगा। देखो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होंगे हमारे, क्या होगा ये होगा कि अपवर्तनांक बराबर होता है हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में या माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है नहीं। तो 11वें का हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। 11वें का क्या हो जाएगा भाई डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12वां, ठीक है। इसका आप आंसर दोगे मुझे 12वें का आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से सोडियम धातु का अयस्क है। अभी मैंने सोडियम के सारे अयस्क बताए थे, जल्दी मुझे बताओ। अभी सारे के सारे मैंने सोडियम धातु के अयस्क बताए हैं आपको, अगर याद है तो बताओ कि इनमें से सोडियम धातु का अयस्क होगा, इनमें से कौन सा होगा बताइए। अर्जेंटाइट, चिली सॉल्ट पीटर या केलामीन? देखो, अर्जेंटाइट जो होता है, ध्यान रखेंगे, अर्जेंटाइन जो होता है ये होता है चांदी का, और जो कैलामीन होता है ये होता है जिंक का, और हॉर्न सिल्वर किसका होता है? ये भी होता है चांदी का। किसका होता है भाई ये भी होता है हमारा चांदी का, एजी का। किसका होता है ये? एजी का, ध्यान रखेंगे। किसका भाई? चांदी का। हॉर्न सिल्वर चांदी का होता है। लेकिन जो चिली सॉल्ट पीटर होता है ये होता है हमारा सोडियम का। तो सोडियम के अयस्क ध्यान रखेंगे, सोडियम धातु के अयस्क होते हैं, एक होता है सोडियम, लिख लेंगे फिर से, सोडियम क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं NaCl, यानी कि साधारण नमक। दूसरा ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं चिली सॉल्ट पीटर या सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, और इसी को हम बोलते हैं चिली सॉल्ट पीटर। और तीसरा होता है हमारा सोडियम नाइट्रेट। क्या होता है भाई? सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सोडा एस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम सोडा एस, ध्यान रखेंगे, सोडा एस इसी को बोलते हैं। चौथा होता है और लास्ट है हमारा Na2BO4, इसे बोलते हैं बोरेक्स, माफी चाहता हूं, बोरेक्स। क्या होता है भाई? बोरेक्स, या इसको हम बोलते हैं सुहागा। इसका सूत्र क्या होता है? Na2B4O7 × 10H2O। बोरेक्स, सुहागा, Na2B4
O7 इंटू 10H2O। तो ये चारों के चारों जो अयस्क हैं ये किसके हैं? सोडियम धातु के अयस्क हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो सोडियम धातु के सारे अयस्क याद रखने हैं आपको, इनमें से एक ना एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कहता है बताओ, पढ़ो और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दो जल्दी। पढ़ने के बाद इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। चूहे मार दवा क्या है भाई? ये चूहे मार दवा निम्नलिखित में से कौन सी है? जिंक कार्बोनेट या जिंक क्लोराइड या जिंक ऑक्साइड या जिंक फास्फाइड? ध्यान रखेंगे जो हमारा ZnCO3 होता है इसे बोलते हैं कैलामीन। क्या बोलते हैं ये? कैलामीन। कैलामीन ये जिंक का अयस्क होता है, जिंक का मुख्य अयस्क होता है कैलामीन। और इसका प्रयोग क्यों करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं किसमें भाई? इसका प्रयोग करते हैं चर्म रोगों के मल्लम बनाने में। क्या भाई? मल्लम बनाने में ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। लेकिन जिंक क्लोराइड बात ध्यान रखोगे ZnCl2 इसको क्या, इसका प्रयोग करते हैं हम लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए, दीमक से बचाने के लिए। तो लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जिंक ऑक्साइड इसको बोलते हैं जिंकाइट। क्या बोलते हैं? जिंक ऑक्साइड। तो ये क्या होता है? जिंक ऑक्साइड, जिंकाइट बोलते हैं इसको। ये क्या होता है? ये चांदी का एक अयस्क होता है। चांदी का क्या है? ये अयस्क है। तो इसका प्रयोग करते हैं हम कृत्रिम दांत बनाने में, कृत्रिम दांत बनाने में, ध्यान रखेंगे कृत्रिम दांत बनाने में, प्लस क्रीम बनाने में, प्लस क्रीम बनाने में किसका प्रयोग करते हैं हम? जिंक ऑक्साइड का। लेकिन जिंक फास्फाइड क्या होता है? ये होता है ZnP। इसका हम प्रयोग करते हैं चूहे मार दवा। क्या करते हैं भाई? चूहे मार दवा, चूहे मार दवा। ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चूहे मार दवा हम किसका प्रयोग करते हैं? हम करते हैं जिंक का, यानी कि जिंक फास्फाइड क्या होती है? चूहे मार दवा होती है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है नहीं? जिंक का ये क्या होता है? ये जिंक का हमारा एक अयस्क होता है। ये क्या होता है? जिंक का एक अयस्क कैलामीन। आप जिंक के अयस्क ध्यान रखेंगे, जिंक की बात कर रही है तो जिंक के अयस्क लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? अयस्क, जो इंपॉर्टेंट है। एक आपने देखा होगा क्या है? कैलामीन लिख लेंगे, कैलामीन, कैलामीन। दूसरा लिखेंगे जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। एक तीसरा लिखेंगे जिंकाइट। क्या लिखेंगे? जिंकाइट। इसका सूत्र क्या होता है? ZnS होता है। इसका सूत्र क्या होता है? ZnO होता है। इसका सूत्र क्या होता है? ZnCO3 होता है, यानी कि जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट को ही हम क्या बोलते हैं? कैलामीन बोलते हैं। और जिंक सल्फाइड को हम क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड बोलते हैं। और जिंकाइट को क्या बोलते हैं? जिंक ZnO बोलते हैं। और इसी का प्रयोग हम क्या करते हैं? कृत्रिम दांत और क्रीम बनाने करते हैं। तो जिंक फास्फाइड का प्रयोग हम किस में करते हैं? चूहे मार दवा में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ बहुत आनंद आ रहा होगा आपको। तो प्लीज़ लाइक जरूर करना वीडियो को और शेयर जरूर करना, ठीक है? और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करोगे थोड़ा हमें भी सपोर्ट मिलेगा और हमें ये भी लगेगा कि हाँ हमारी वीडियोस अच्छी जा रही हैं और आप लोगों को हमारा कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है? कमेंट करके भी जरूर बता सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ भैया आप मेहनत कर रहे हैं, सर मेहनत कर रहे हैं, तो हमें कमेंट करके बताना चाहिए कि रियलिटी में आप अच्छा पढ़ा रहे हो या अच्छा लग रहा है। तो उससे थोड़ा सा एनर्जी सी मिलती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? और कुछ नहीं है। लिखेंगे कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? मैंने अभी बताया था कृत्रिम वर्षा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का। किसका भाई? सिल्वर आयोडाइड का। देखो सिल्वर सल्फाइड यानी कि क्या होता है? Ag2S। इससे क्या होता है? इससे क्या आती है हमारी चांदी पे? चांदी काली पड़ जाती है। चांदी जो होती है वो काली पड़ जाती है। चांदी काली पड़ जाती है, ध्यान रखेंगे। किसके कारण? सिल्वर सल्फाइड के कारण। सल्फर की एक परत बन जाती है जिसके कारण चांदी। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा में, ये हमने बता दिया कृत्रिम वर्षा कराने में। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, भाई फोटोग्राफी में ध्यान रखेंगे। और फोटोग्राफी में हमने एक चीज़ और बताई थी, एक बताया था हमने
हाइपो। सोडियम थायोसल्फेट एक हमने बताया था ऑक्जेलिक अम्ल, क्या बताया था? ऑक्जेलिक अम्ल, ध्यान रखेंगे ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल और हाइपो दोनों का प्रयोग हम किस में करते हैं? फोटोग्राफी में करते हैं। लेकिन सिल्वर नाइट्रेट का मतदान स्याही में, और इसका हम प्रयोग करते हैं दर्पण पोलिश में। तो दर्पण पोलिश में हम किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का। तो आपसे पूछा है कृत्रिम वर्षा कराने में, तो कृत्रिम वर्षा कराने में हम प्रयोग करते हैं सिल्वर आयोडाइड का। अभी पीछे पूछा था फोटोग्राफी में, इसमें पूछा है कृत्रिम वर्षा में। तो ये सारे के सारे क्या है? हमारे सिल्वर के एक यौगिक हैं। सिल्वर के क्या है? ये यौगिक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे सिल्वर के यौगिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चारों के चारों इतने इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी तो चारों ही दे रखे होते हैं सही मिलान करने के लिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये चारों के चारों आपको दे रखे होते हैं सही मिलान करने के लिए। जब भी पेपर अच्छे लेवल का आता है तो ये चारों को ही दे देता है, और 1 नंबर का होता है। अगर आपको 4 में से 3 भी पता है तब भी आप क्या है? राइट आंसर निकाल पाओगे। तो इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा भाई? मिनी माता रोग किसके कारण होता है? मिनी माता रोग आपको बताना है कि मिनी माता रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, या किस तत्व से प्रभावित होता है, या किस तत्व के कारण मिनी माता रोग होता है, आपको बताना है। कैडमियम के कारण, आर्सेनिक के कारण, आयोडीन के कारण, या तांबा के कारण। ध्यान रखेंगे कैडमियम के कारण होता है इटाई। क्या होता है भाई? इटाई रोग। इटाई रोग आपके शरीर में कैडमियम से होता है। आर्सेनिक से क्या होता है? आर्सेनिक से आपने नाम सुना होगा ब्लू टंग रोग भी बोलते हैं इसको, ब्लू टंग रोग। ठीक है, इसका नाम और भी होता है, बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन ब्लू टंग रोग बोलते हैं। जैसे ही देखा होगा जानवरों में क्या है? पका की बीमारी आ जाती है, तो उनमें पैरों में क्या हो जाता है? आर्सेनिक की कमी या अधिकता हो जाती है, मतलब प्रभावित करता है। आर्सेनिक के कारण ही उनमें क्या होता है? ब्लू टंग रोग होने लगता है, जिसे हम बोलते हैं ब्लू टंग रोग। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ब्लू टंग रोग, ये बात ध्यान रखेंगे, ब्लू टंग रोग। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग। या हम बोलते हैं इसको गलगंड। ये इसका एक नाम और होता है गाइटर। क्या बोलते हैं भाई इसको? गाइटर रोग। तो गाइटर रोग या गलगंड या घेंगा, ये आयोडीन की कमी से होता है। और तांबा की कमी से कौन सा रोग होता है? ये मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, एक होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या होता है भाई? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ये होता है नाइट्रेट के कारण। किसके कारण भाई? नाइट्रेट के कारण। नाइट्रेट के कारण कौन सा बीमारी फैलती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। घेंगा रोग या गलगंड रोग या गाइटर, ये किसका होता है? आयोडीन के कारण। और आर्सेनिक के वजह से होता है हमारा ब्लू टंग रोग। और इटाई रोग होता है हमारा किसके कारण? ये होता है इटाई रोग होता है, ये किसके कारण? कैडमियम के कारण। लेकिन जो मिनी माता होता है, ये मिनी माता रोग होता है हमारा पारे से होता है। पारे से कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग। तो ये ऑप्शन थोड़े से गलत टाइप हो गए हमारे टाइपिस्ट है, तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तांबे से कौन सी बीमारी, मतलब तांबे की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, ये तांबा जो होता है कॉपर, किस रोग को जन्म देता है? कॉपर। ठीक है, नहीं ये आपको बताना है। तो मिनी माता ध्यान रखेंगे, पारे की कमी से क्या होता है? मिनी माता रोग होता है। कैडमियम से इटाई, आर्सेनिक से ब्लू टंग रोग, और आयोडीन से घेंगा, और ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तांबे का मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, कॉपर का मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ध्यान रखेंगे। तो देखो बात करता है अगले क्वेश्चन में कि जर्मन सिल्वर, कितना अच्छा नाम है, जर्मन सिल्वर में चांदी का कितना प्रतिशत होता है? ध्यान रखेंगे, एक यौगिक क्या है? मिश्र धातु है। क्या है भाई? हमारी एक मिश्र धातु है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूं मैं हर प्रैक्टिस सेट में। तो मिश्र धातु क्या है? एक हमारी मिश्र धातु है हमारी जर्मन सिल्वर। क्या है भाई? जर्मन सिल्वर। तो इसमें पूछता है चांदी कितनी प्रतिशत है? माफी चाहता हूं। ठीक है, तो ये मिलके किससे बना होता है? ये बना होता है जिंक से,
प्लस कॉपर से, सॉरी जिंक से, कॉपर से और निकल से, जिंक से, कॉपर से और निकल से। तो जिंक और कॉपर और निकल का ये क्या होता है, मिश्रण होता है। क्या इसमें कहीं आपको चांदी दिख रहा है, क्या कहीं इसमें आपको एजी दिख रहा है, एजी, एजी है इसमें? जब एजी इसमें नहीं है तो आप मुझे बताओ, जब इसमें एजी नहीं है तो क्या एजी का प्रतिशत 1% या 2% होगा? नहीं होगा। तो आप कहोगे भाई इसमें तो चांदी होता ही नहीं है। क्या है भाई, इसमें चांदी नहीं होता है। इसमें चांदी लिख लेंगे ऐसे करके कि चांदी नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, चांदी के अयस्क का आप लोग ध्यान रखेंगे, चांदी के अयस्क, चांदी के अयस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अयस्क आपने सुना होगा कार्नेलाइट, एक नाम सुना होगा आपने कार्नेलाइट। तो जो कार्नेलाइट है वो क्या है, ये चांदी का अयस्क है, ठीक है। एक आपने देखा होगा कीजेराइट, कीजेराइट, ये भी चांदी का अयस्क है। आपने देखा होगा हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, ये किसका अयस्क है, हॉर्न सिल्वर चांदी का अयस्क है। एक आपने नाम सुना होगा रूबी सिल्वर, क्या नाम सुना होगा आपने, रूबी सिल्वर। तो रूबी सिल्वर किसका अयस्क है, ये चांदी का अयस्क है। तो ये आप इंपॉर्टेंट रखेंगे, कार्नेलाइट, कीजेराइट, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, ये चारों के चारों हमारे क्या हैं, ये चारों के चारों हमारे हैं चांदी के अयस्क हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो ध्यान रखेंगे। जो हमारा मिश्र धातु होती है जर्मन सिल्वर, इसमें चांदी कितने % होती है, इसमें साफ चांदी 0% होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बात समझ आ रही है नहीं? चांदी के यौगिक हम पढ़ा ही चुके हैं आपको, क्योंकि चांदी के यौगिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चांदी के यौगिक भी आपको हमने इस क्लास में पढ़ा दिए हैं और चांदी के अयस्क भी आपको बता दिए हैं। ध्यान रखेंगे, सूर्य के 2 मिनट पहले व सूर्य उदय के 2 मिनट पहले व सूर्य अस्त यानी कि छिपने के 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखाई देना। भाई आपने क्या देखा होगा, जब सुबह में सूर्य उगता है ना, जब सुबह में सूर्य उगता है तो उगने से ठीक 2 मिनट पहले आपको सूरज पूरब दिशा में दिखाई दे जाता है। और जब सूरज छिपता है, मान लीजिए सूरज 6 बजे छिप रहा है शाम को, तो आपको सूरज 6:02 तक दिखाई देता है। यदि सूरज सुबह को 6 बजे निकल रहा है तो आपको 5:58 पर सूरज दिखाई दे जाता है। तो इन सब का क्या कारण है, इन सब का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है, इन सब का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। ये बात आप मेरी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इन सब का कारण होता है। बात समझ में? आपने देखा होगा तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ये वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। टिमटिमाना, टिमटिमाना, ये क्या होता है, ये भी हमारा प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ग्लास में, ध्यान से लिखना, ग्लास में पड़ी छड़ टेढ़ी दिखाई देना, टेढ़ी दिखाई देना, टेढ़ी दिखाई देना। भाई हिंदी राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसे ही है क्योंकि जल्दी जल्दी में थोड़ा गलत लिख देता हूं मैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैं बोलता रहता हूं, इस वजह से रिपीट करता रहता हूं, ठीक है। तो गिलास में पड़ी छड़ टेढ़ी दिखाई देना, मछली का तल से ऊपर उठा दिखाई देना, ऊपर उठा दिखाई देना, ऊपर उठा दिखाई देना। यह भी किसका एग्जाम्पल है कि भाई आपको मछली क्या है, आपने देखा होगा जब तालाब में मछली तैर रही होती है, सुंदर सुंदर आप पकड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन जैसे ही आप पकड़ने की कोशिश करते हो मछली आगे निकल जाती है। मछली क्यों नहीं पकड़ पाते हो आप, क्योंकि मछली बहुत गहराई में तैर रही होती है। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपको आभास होता है कि आपको आभास होता है, आपको आभास हो जाता है कि मछली क्या है, ऊपर तैर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मछली जो है गहराई में तैर रही होती है। बात समझ आ रही है? गिलास में पड़ी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। आपने मान लीजिए ये मेरे पास पानी की बोतल है, इसमें पानी भरा हुआ है, आप गिलास में पानी भरना और अपनी पेंसिल को डाल के देखना, तो वो आपको क्या है, टेढ़ी दिखाई देगी। तो वो टेढ़ी दिखाई देगी, टेढ़ी हो तो नहीं जाएगी ना। तो एक बात और ध्यान रखना कि जो प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण होते हैं वो सारे के सारे आभासी उदाहरण होते हैं। आभास होता है उनका, वो रियल में ऐसे नहीं होते हैं, आभासी उदाहरण। क्या पेंसिल आप गिलास में डालोगे, क्या वो टेढ़ी हो जाएगी? नहीं, आपको सिर्फ टेढ़ी दिखाई देगी। मछली आपको तल में ऊपर उठी दिखाई देगी, लेकिन वो ऊपर नहीं होगी, नीचे तैर रही होगी।
तारे आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन तारे टिमटिमाते नहीं हैं, एक सार जल रहे होते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? वैसे ही हमारा ये इसका एग्जाम्पल है कि सूर्य का 2 मिनट पहले और सूर्य का 2 मिनट बाद तक दिखाई देना, ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी हमारा किसका है? इसी का है। आपने देखा होगा गिलास में पड़े नींबू, गिलास में पड़े नींबू का आकार बड़ा दिखाई देना, का आकार बड़ा दिखाई देना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाल्टी का तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। 5वां लिखेंगे, बाल्टी का तल उठा दिखाई देना, उठा हुआ दिखाई देना। आप देखते होंगे जब बाल्टी का तल आपको उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है नहीं। एक ध्यान रखेंगे, छठा लिख लेंगे, गिलास में पड़ा सिक्का, भाई पानी से भरा कोई गिलास है और उसमें आप सिक्का डाल देंगे तो सिक्का ऊपर दिखाई देता है, ऊपर दिखता है या ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये प्रकाश के अपवर्तन के हैं। किसके हैं भाई? प्रकाश के अपवर्तन के सारे एग्जाम्पल हैं। आपको सूर्य क्या है? 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक। लेकिन सूर्य का लाल दिखाई देना, ये किसका है? ये है प्रकीर्णन का। आप सूर्य देखते हैं, लाल किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के। आसमान नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का रंग नीला कैसा दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। कोहरे का रंग सफेद दिखाई देता है धुएं का, प्रकीर्णन के कारण। बात समझ आ रही है? जो ट्रेन सिग्नल होते हैं उनका सिग्नलों को लाल रंग दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। बात समझ आ रही है? तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछे गए हैं, तो इसलिए आप इनको लिख लेना एक साइड में जाके। मैं तो कहता हूं आप एक मेरी नोटबुक बना लो जिसमें आप क्या है नोट कर रहे होगे सारे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट मैं कराता हूं। ऐसे ही साइंस क्लियर करा दूंगा आपकी, रियलिटी बता रहा हूं। आप अगर थ्योरी भी नहीं पढ़ रहे होगे ना तब भी आपकी पूरी साइंस क्लियर करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। ये गारंटी नहीं, वादा है आपसे, ठीक है नहीं। आइए, अवतल दर्पण में यदि वस्तु को अनंत पर रखा दिया जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, या फोकस बे अनंत पर बनेगा? अनंत के बीच में या अनंत पर। ध्यान रखना है। आप एक मैं ट्रिक बता दे रहा हूं आपको, वैसे तो डायग्राम से बना दूंगा लेकिन मैं ट्रिक बताता हूं। यदि आपकी वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। लेकिन यदि कोई वस्तु कहां रखी है? फोकस पे रखी है, फोकस पर। कहां रखी है? फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है नहीं। यदि अब आपकी वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। यदि आपकी वस्तु कहां रखी है भाई? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। यदि आपकी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। 1 2 3 4 5 ये 6 स्थितियां हैं। ये 6 की स्थितियां ऐसी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। मेरी बात समझो, मैं चित्र के माध्यम से भी समझा सकता हूं बहुत अच्छे से, लेकिन कभी फिर समझाऊंगा। टाइम थोड़ा आज कम है तो इसलिए हमें क्या है कहीं जाना है। तो ध्यान रखेंगे, कभी भी आप क्या हो सामने जब पूछ लें कि यदि आपको अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो फोकस पर ही बनेगा और फोकस पर रखी है तो अनंत पर ही बनेगा। लेकिन अवतल दर्पण के लिए बात करें, यदि आपकी वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पे और फोकस पे, तो हमने देखा अनंत को फोकस से रिप्लेस कर रहे हैं और अनंत को फोकस से, अनंत को फोकस से और फोकस को अनंत से। तो इसमें भी हम यही नियम लगाएंगे कि जब वस्तु अनंत और फोकस के बीच रखी होगी तो अनंत को लिख देंगे जू का तू ही, और फोकस को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? अनंत से। तो जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी होगी तो हमारा जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। सेम टू सेम इसमें फिर लगाएंगे। जब वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी होगी तो अनंत को इस बार हम फोकस से बदल देंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। लेकिन यह सबसे इंपॉर्टेंट है, बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है अगर वस्तु आपकी वक्रता केंद्र पर रखी है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया सारे के सारे, ठीक है नहीं। अगर आपको इसको थ्योरी में जानना है तो मेरी थ्योरी वाली क्लास में जाएंगे, यूट्यूब पे सर्च कर देंगे अवतल दर्पण बाई अमित सर या अवतल दर्पण बाई TKD एजुकेशन, या प्लेलिस्ट में जा सकते हो आप, फिजिक्स पढ़ाइए, ठीक है नहीं। लगभग 20 क्लासें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 20-25, दूसरा चैप्टर शुरू करने वाला हूँ कल से, ठीक है नहीं।
तो समझ रहे हो नहीं मेरी बात? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि वस्तु आपकी कहाँ रखी है? अनंत पर रखी है, अनंत पर रख दिया जाता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? भाई अनंत पर वस्तु रखी है हमारी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा सर जी, फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी से आप 5 से 6 क्वेश्चन कर सकते हो आपके एग्जाम में अगर आते हैं तो। इस पर डिपेंड अगर कभी भी आता है तो आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो उसमें फंसेगा, ग्रुप डी का देने जाओगे तो फंसेगा, एएलपी का देने जाओगे तो फंसेगा, टेक्नीशियन का देने जाओगे तो फंसेगा, आरपीएफ का देने जाओगे तो फंसेगा, कहीं ना कहीं तो फंसेगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मैंने बताया भी था, चारकोल, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस या गैसोलीन। मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये जो हाइड्रोजन है ना हमारा, इसको हम बोलते हैं भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन, ईंधन। बात समझ आ रही है? क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो है ना ऊष्मीय मान, ऊष्मीय मान कैसा होता है? अधिक होता है। 1 ग्राम आप हाइड्रोजन जलाओगे, उसकी अपेक्षा अगर 1 ग्राम कोई और चीज जलाते हो तो उतनी ऊष्मा आपको प्राप्त नहीं होगी, उतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी जितनी ऊष्मा क्या है? 1 ग्राम हाइड्रोजन जलाने से होगी। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए आपसे मैंने बताया है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक मैंने बता दिए हैं, तीनों के तीनों आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन बनाने की विधियां आपको याद होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। 20 हमसे क्या कहता है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी, आप लोग सब लोग जानते हो कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी क्या होती है? फीमर होती है। कहाँ होती है? कान में, पैरों में, या जांग में, या भुजा के ऊपरी हिस्से में? तो आप कहोगे मेरे से कि सर जी जांग में होती है। लेकिन अगर सबसे छोटी पूछेगा, सबसे छोटी, तो छोटी कहाँ होती है हमारी? कान में होती है। कहाँ होती है भाई? ये कान में होती है। और कौन सी होती है? स्टेपीज। ध्यान रखेंगे। तो आपसे ना कभी कभी पूछ लेता है कि भाई हाथों में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं? हाथों में, यहां से ये एग्जाम में पूछी जाएंगी आपसे, हाथों में। और पैरों में हड्डियों के नाम, पैरों में, तो मैं पैरों में हड्डियों के नाम, पैरों में, तो पैरों में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं और हाथों में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, ये आप लोग थोड़ा सा नोट कर लेंगे। सही है नहीं? पहले ध्यान रखेंगे कौन सी होती है। तो हाथों में होती है हमारी, ये सबसे पहले होती है क्लेविकल स्कैपुला। क्लेविकल स्कैपुला, इनको बोलते हैं अंशमेखला। क्या होती है? क्लेविकल, ये अंशमेखला होती है, क्लेविकल, और होती है दूसरी स्कैपुला। उसके बाद आती है ह्यूमरस, ये हड्डी हो जाती है अब, ह्यूमरस, ये हड्डी हो जाती है। फिर आती है रेडियस। क्या आती है भाई? रेडियस। नीचे को क्या आती है? रेडियस। इस वाली हड्डी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम रेडियस। यहीं पे क्या होती है? एक अल्ना होती है। क्या होती है? अल्ना। क्या होती है भाई? अल्ना। ठीक है, क्या होती है? एक हड्डी होती है अल्ना। उसके बाद आती है, इसके ऊपर आती है छठी हड्डी होती है, ये होती है हमारे पास, इसको बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं इसको? कार्पल्स। उसके बाद आती है मेटाकार्पल्स। क्या आती है भाई? हथेली की हड्डी को बोलते हैं मेटाकार्पल्स। उसके बाद उंगलियों की हड्डी को बोलते हैं फेलेंजस। क्या बोलते हैं भाई? फेलेंजस। या इनको हम बोल देते हैं डिजिट्स। क्या बोलते हैं भाई? इनको डिजिट्स। ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछता है, क्या पूछता है भाई? अगर आपसे पूछता है पैरों की हड्डियां, तो पैरों की हड्डियां ध्यान रखेंगे, सबसे ऊपर एक अंशमोखला होती है, इसको बोलते हैं कोएक्सियल बोन। ठीक है, उसके नीचे आती है फीमर। क्या आती है? फीमर, सबसे बड़ी हड्डी। उसके नीचे आती है पटेला, जो चलायमान होती है, घुटने की हड्डी। उसके बाद आती है, आपके पास आती है पटेला के बाद आती है, क्या होती है? टिब्बा, या टिबिया बोल देते हैं, या टिब्बा बोल देते हैं, टिबिया या टिब्बा। फिर आती है फैबुला। क्या होती है? एक होती है फैबुला, तो ये भी ध्यान रखेंगे, फैबुला। उसके बाद जो हमारे नीचे जाते हैं ना, एडी की हड्डी शुरू हो जाती हैं, वो होती है टॉर्सेल। यहाँ लिख देता हूँ, क्या होती है भाई? ये होती है टॉर्सेल बोन। तो टॉर्सेल आपके जो बोन पाई जाती है, एडी में पाई जाती है। और जो पैर का जो चपटा हिस्सा होता है ना, उस पर होती है मेटाटॉर्सेल। उसमें हड्डी कितनी होती है भाई? कौन सी होती है?
टोरसेल, मेटाटोरसेल। उसके बाद आती हैं 8वीं जो होती हैं पैर की उंगलियों की हड्डियां, उनको बोलते हैं फुट फिंगर। क्या बोलते हैं भाई? फुट फिंगर, फुट फिंगर। तो टोरसेल, मेटाटोरसेल, कोएक्सियल बोन, फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, ये हमारी पैरों की हड्डियां होती हैं। और क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजस या डिजिट्स, ये होती है हमारी हाथों की हड्डियां। कान की हड्डियां क्या होती हैं? मेलियस, इनकस और स्टेपीज। भाई कान की हड्डियां ध्यान रखेंगे, कान की हड्डियां क्या होती हैं? मेलियस, मेलियस, एक होती है इनकस, इनकस, और एक होती है स्टेपीज, स्टेपीज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैंडीवल, मैंडीवल, ये होती है जबड़े की, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। किसकी होती है? जबड़े की। तो जबड़े की हड्डी कौन सी होती है? मैंडी की। सबसे चलायमान हड्डी एक तो पटेला होती है पैर की, जो घुटने की बोलते हैं, और एक हमारी होती है जबड़े की। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की होती है। दूसरे नंबर पर जब मजबूत हड्डी होती है फीमर होती है। सबसे लंबी हड्डी जांग की होती है, फीमर, है नहीं है? बात समझ आ रही है? सबसे छोटी हड्डी कान की, स्टेपीज। कान में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं? मेलियस, इनकस और स्टेपीज। तो उम्मीद करता हूं आज के हमारे जो ये 20 क्वेश्चन थे बहुत अच्छे से आपको पसंद आए होंगे। ठीक है नहीं साथियों? तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको हमारी नमस्कार है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताएं हमें कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए थे। ठीक है, कितने में से कितने सही गए, कितने गलत गए, कितने सही जा पा रहे हैं, ताकि हमें पता चल पाए कि ये कंटेंट सही है या गलत है, या इससे और हार्ड रख पाऊँ मैं। इससे ये पता चलेगा, अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मुझे ये पता चल पाएगा कि मुझे मैटर और थोड़ा सा हार्ड रखना चाहिए या थोड़ा सा इजी रखना चाहिए। आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं सही समझ पा रहे हो? ठीक है नहीं? तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार साथियों, जय हिंद।